आपकी स्क्रीन पर अभी एक शख्स दिख रहे हैं। ये शख्स फ़िलिस्तीन के सबसे बड़े नेताओं में से एक माने जाते हैं। नाम है यासिर अराफ़ात। फ़िलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी पीएलओ के नेता यासिर अराफ़ात। फ़िलिस्तीन की आज़ादी की तहरीक में उनका बड़ा नाम है। 25 मई 1990 को अराफ़ात जेनेवा पहुँचे। यहाँ उन्हें यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएनएससी की एक सभा से मुखातिब होना था। अराफ़ात उस समय अमेरिका में प्रतिबंधित थे, यानी उनकी अमेरिका में एंट्री संभव नहीं थी। यूएनएससी का दफ्तर न्यूयॉर्क में था। अराफ़ात का यूएन में भाषण हो सके, इसके लिए पूरा प्रोग्राम अमेरिका से शिफ्ट कर स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में रखवाया गया। 25 मई को जुमा का दिन था। फ़िलिस्तीनी काफ़िला जुमा की नमाज अदा करने के बाद यूएन के दफ्तर पहुंचा। वहां अराफ़ात की स्पीच शुरू हुई। वो पोडियम पर खड़े हुए और बोले, आज मैं दुनिया के सामने इसराइली मंसूबों को बेनकाब करने आया हूँ। इसराइल ने पिछली 4 सदी से फ़िलिस्तीनी पर विनाशकारी युद्ध छेड़ा हुआ है। उसने गज़ा और वेस्ट बैंक पर अवैध कब्ज़ा कर रखा है। पूरी दुनिया को आज ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इसराइल का ये अवैध कब्ज़ा छुड़वाया जा सके। साथ ही यूएन की एक नई टीम तैनात की जाए, जिसे फ़िलिस्तीनी इलाकों में भेजा जाए और वो टीम वहाँ जाकर मुआयना करे कि इसराइली फ़िलिस्तीनियों के साथ क्या कर रहे हैं। इतना बोलकर अराफ़ात ने कहा, अब मैं आपके सामने कुछ दस्तावेज़ लेकर आया हूँ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, उसकी मुझे इजाज़त दीजिए। फिर अराफ़ात ने 10 रुपये का इसराइली सिक्का निकाला, जिसे 10 एगोरा कहते हैं। अराफ़ात ने सिक्का दिखाते हुए दावा किया कि इसमें एक तरफ ग्रेटर इसराइल का नक्शा बना हुआ है। इस नक्शे में सऊदी अरब, लेबनान, सीरिया और इजिप्ट के कई हिस्सों को इसराइल का दिखाया गया है। इसराइल, जिसे यहूदियों का एक तबका प्रॉमिस्ड लैंड कहता है, उनका मानना है कि ये ज़मीन ईश्वर ने उनके लिए ही बनाई थी ताकि वो यहाँ आकर आबाद हो सकें, बस सकें। 1948 में आधिकारिक तौर पर ये स्टेट तस्वुर में आया, अस्तित्व में आया और 48 के बाद से लगातार इसकी सीमाएं बढ़ती ही जा रही हैं। अभी आपकी स्क्रीन पर 1948 और आज के फ़िलिस्तीन का नक्शा दिख रहा होगा। इसमें आप साफ अंतर देख सकते हैं कि कैसे इसराइल ने समय के साथ अपना कब्ज़ा बढ़ाया है। इसराइल की इस बढ़ती बॉर्डर के चलते ग्रेटर इसराइल जैसी थ्योरी को और हवा मिली है। अगस्त 2025 में नेतन्याहू ने कहा कि हम गज़ा पर कब्ज़े का प्लान भी बना रहे हैं। उसके बाद ग्रेटर इसराइल की बात और चर्चा में आ गई, इस पर और बात होने लगी। इसलिए आज हम आपको ग्रेटर इसराइल की कहानी सुनाने जा रहे हैं। बताएंगे कि यहूदियों की मुक़द्दस किताब में इसका क्या ज़िक्र मिलता है। ज़ायनिस्ट मूवमेंट के संस्थापक थियोडोर हर्ज़ल ने अपनी डायरी में ग्रेटर इसराइल के बारे में क्या लिखा था, क्यों गज़ा वॉर में जाने वाले सैनिकों की वर्दी में इस तथाकथित ग्रेटर इसराइल का नक्शा बनाया गया था और क्यों इसराइली सरकार के मंत्री और नेता इस पूरी थ्योरी को प्रमोट करते हैं। और सबसे ज़रूरी सवाल, ग्रेटर इसराइल की इस थ्योरी में दम कितना है, ये कोई हकीकत है या अफसाना है। आज इन सभी पहलुओं पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम साजिद है और आप खबर गांव देख रहे हैं। उस रोज़ खुदावन ने इब्राम से अहद किया और फरमाया कि ये मुल्क दरियाए मिस्र से लेकर दरियाए फ़रात तक कीनियों, किनीजियों, फ़ाइमीनियों, ज़र्रासियों समेत मैंने तुम्हारी औलादों को अता किया। अभी मैंने जो आयतें पढ़ी हैं वो हिब्रू बाइबल की पहली किताब बुक ऑफ जेनेसिस के 15वें चैप्टर से थी। इसी को रेफरेंस बताकर ऑर्थोडॉक्स यहूदियों का एक तबका ग्रेटर इसराइल की ताकीद करता है और इस थ्योरी को हवा देता है। इस आयत को आसान भाषा में अगर समझें तो ईश्वर यहूदियों से ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि तुम्हारे लिए जो देश बनाया जाएगा उसकी सीमाएं दरियाए मिस्र यानी नील नदी से लेकर दरियाए फ़रात तक मौजूद होगी। नक्शा देखेंगे तो समझ आएगा कि इन दोनों नदियों के बीच क्या क्या आता है। दरियाए मिस्र यानी नील नदी से इजिप्ट का कुछ इलाका लिया गया है। इसके बाद फ़रात नदी जो मुख्य रूप से तुर्की, सीरिया और इराक में बहती है, इन दोनों नदियों के बीच सऊदी अरब और लेबनान का इलाका भी आता है। इसके अलावा बाइबल से एक और रेफरेंस मिलता है इस इलाके का, बुक ऑफ एक्सोडस से। ये बाइबल की दूसरी मुकद्दस किताब है। इसके 30वें चैप्टर में ईश्वर कहते हैं, मैं लाल सागर से भूमध्य सागर तक और रेगिस्तान से फ़रात नदी तक तुम्हारी सीमाओं को बढ़ा दूंगा। यहाँ भी कमोबेश उसी मुल्क की बात की जा रही है जिसकी सीमाएं बाइबल के जो पिछले रेफरेंस हमने बताए उससे मिलती थी। तो इन दो थ्योरीज का हवाला देकर जो लोग ग्रेटर इसराइल की थ्योरी में यकीन रखते हैं, उनके मुताबिक ग्रेटर इसराइल की सीमा इन 5 मुल्कों की कुछ कुछ ज़मीन को लेकर बनाई जानी है। कौन कौन से हैं ये मुल्क? ये मुल्क हैं सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इजिप्ट और इराक।
कुछ इस्लामिक स्कॉलर तो ये भी दावा करते हैं कि ग्रेटर इसराइल में सऊदी अरब के शहर मदीना पर भी कब्जा करने का प्लान बनाया गया है। अब कुछ देर के लिए धार्मिक किताब के रेफरेंस को किनारे रखते हैं और इसराइल के इतिहास और वर्तमान पर नज़र डालते हैं ताकि समझ आ सके कि वहाँ मौजूदा सूरत हाल है क्या। साल 1849 की ये घटना है जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। थियोडोर हर्जल नाम के एक यहूदी पत्रकार हुआ करते थे। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर में ये रहते थे और उनकी पैदाइश हुई थी हंगरी एम्पायर में। ये वही दौर था जब एंटीसेमिटिज्म यानी यहूदियों के प्रति नफरत पूरे यूरोप में फैली हुई थी। कुछ भी बुरा हो उसके लिए उन्हें ही जिम्मेदार बता दिया जाता था। 1849 में हर्जल फ्रांस घूमने गए। उन्होंने वहाँ देखा कि यहाँ भी यहूदियों के साथ वही दोयम दर्जे का रवैया इख्तियार किया जा रहा है, उनको बुरा भला कहा जा रहा है। उन दिनों एक यहूदी विरोधी कांड भी बहुत चर्चा में आया था, कुख्यात हुआ था। तो हुआ ये था कि फ्रांस की सेना में एक यहूदी अफसर थे, अल्फ्रेड ड्रेफस नाम था उनका, और उन पर जर्मनी को गुप्त जानकारियाँ बेचने का इल्ज़ाम लगाया गया। फिर उनके बहाने फ्रांस और धीरे धीरे पूरे यूरोप में जो यहूदी हैं उनको निशाना बनाया गया, उन्हें गद्दार बताया गया पूरी की पूरी कौम को। यहूदियों के ख़िलाफ़ ये प्रोटेस्ट हिंसक होने लगे आगे चलकर। फिर जब मामले की जांच हुई तो अल्फ्रेड निर्दोष साबित हो गए। इस घटना ने हर्जल के दिल में बहुत गहरा असर छोड़ा और ये कोई अकेली घटना नहीं थी। इस तरह की घटनाएं, इस तरह के कांड यहूदियों के साथ आए दिन हो रहे थे। इसलिए हर्जल को लगा कि अगर हमें सरवाइव करना है तो एकजुट होना होगा, एक साथ रहना होगा और हो सके तो हमें खुद के लिए एक देश भी बनाना पड़े जहां हमारे पास अधिकार हों। धीरे धीरे उनके मन में यहूदियों के लिए एक देश वाला जो विचार है वो बढ़ता चला गया हर्जल के मन में। फिर फरवरी 1896 की बात है, हर्जल ने एक किताबचा शाया किया, एक किताबचा लिखा, छोटी सी किताब, पर्चा भी कह सकते हैं आसान भाषा में उसे आप। इस किताबचे में पहली बार एक यहूदी देश की कल्पना की गई, उसका ख्वाब देखा गया। आगे जाकर ये किताबचा बहुत फेमस हुआ जिसका नाम है, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, द जूइश स्टेट नाम से। इसमें हर्जल लिखते हैं कि यहूदियों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़िलिस्तीनियों की ज़मीन को ख़रीदना चाहिए, हमारा खुद का एक देश हो इसके लिए भी हमें प्रयास करने चाहिए, पैसे और डिप्लोमेटिक समर्थन भी जुटाने के लिए हमें अलग अलग तरीके अपनानी चाहिए। हर्जल का ये किताबचा धीरे धीरे पूरे यूरोप में फेमस होने लगा। यहूदी नौजवान इसे पढ़ते और प्रेरणा लेते और इसे पढ़ने के बाद धीरे धीरे यहूदियों का फ़िलिस्तीन की तरफ पलायन शुरू हुआ। ये लोग वहाँ फ़िलिस्तीनियों से ज़मीन खरीदते और वहाँ अपनी बस्तियाँ बनाने लगे। एक तरफ यहूदी फ़िलिस्तीन में ज़मीन खरीद रहे थे तो दूसरी तरफ हर्जल और उनके साथी फ्रांस के मुखियाओं से मिल रहे थे, डिप्लोमेटिक सपोर्ट जुटा रहे थे कि ताकि एक यहूदी रियासत बना दी जाए। अब इसमें हर्जल के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी ऑटोमन एम्पायर, क्योंकि फ़िलिस्तीन उस समय उनके ही कंट्रोल में हुआ करता था और बिना उनकी मर्ज़ी के एक यहूदी रियासत बन सके ऐसा हो नहीं सकता था। इसलिए हर्जल चाहते थे कि उनकी किसी तरह ऑटोमन एम्पायर के सुल्तान से मुलाकात हो जाए। उस समय ऑटोमन एम्पायर के सुल्तान थे सुल्तान अब्दुल हमीद द्वितीय। किसी तरह हर्जल ने उनसे मुलाकात का जुगाड़ बैठा ही लिया। मीटिंग फिक्स हुई, हर्जल को सुल्तान के सामने पेश किया गया। हर्जल ने बिना लाग लपेट के सुल्तान के सामने एक यहूदी रियासत बनाने का प्रस्ताव रख दिया। हर्जल ने पेशकश की कि अगर सुल्तान इसकी इजाज़त हमें दे देते हैं तो वो ऑटोमन एम्पायर पर जितना कर्ज है उसे चुकाने के लिए भी तैयार हैं। सुल्तान ने पहले तो हर्जल की तारीफ़ की, कहा दुनिया भर की यहूदियों के लिए आपकी जो फ़िक्रमंदी है वो काबिल तारीफ़ है, आप उनके लिए इतना सोच रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, पर मैं फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर एक यहूदी रियासत बनाने की इजाज़त नहीं दे सकता हूँ। सुल्तान ने यह भी कहा कि दुनिया भर के सताए हुए यहूदी हमारे यहाँ शरण ले सकते हैं, उससे हमें कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। टर्किश ड्रामों में ये किस्सा बहुत बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। इस पूरे किस्से की एक रील भी इंटरनेट पे बहुत चलती है, जिसमें सुल्तान को हर्जल के सामने बहुत आग बबूला होते दिखाया जाता है, लेकिन इतिहासकार इस हकीकत से इनकार करते हैं। वो कहते हैं कि सुल्तान जो थे वो यहूदी रियासत की बात सुनकर आग बबूला नहीं हुए थे। खैर, अर्दवान की अपनी राजनीति है, वो भी चलानी है। तो हम हर्जल की बात कर रहे थे। 1897 तक उनका विचार यहूदियों के बड़े तबके तक पहुंच चुका था। हर्जल ने स्विट्ज़रलैंड में फर्स्ट ज़ायनिस्ट कांग्रेस बुलाई, वहाँ वर्ल्ड ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी WZO की नींव रखी गई। WZO की पहली मीटिंग में ये बात तय हो गई थी कि यहूदियों के लिए एक देश बनाया जाएगा। इसके लिए कुछ लोगों ने अर्जेंटीना और ईस्ट अफ्रीका का विकल्प भी सामने रखा, लेकिन हर्जल फ़िलिस्तीन के नाम पर अड़े रहे। इतिहासकार बताते हैं कि इसकी सबसे बड़ी वजह प्रॉमिस्ड लैंड वाले तस्वुर से जुड़ी हुई थी।
हर्ज़ल भी यकीन करते थे कि यहूदियों के लिए ईश्वर ने जिस ज़मीन का वादा किया था वो फ़िलिस्तीन ही है। हर्ज़ल ने कहीं ग्रेटर इसराइल का जिक्र तो नहीं किया है, करते भी कैसे, उस समय तक इसराइल नाम भी डिसाइड नहीं हुआ था और इसराइल बना भी नहीं था। पर जिस यहूदी देश की वो कल्पना कर रहे थे उसका एक जिक्र उन्होंने अपनी डायरी में किया है। और यहाँ भी एक जगह इनकी सीमा नील नदी से फरात नदी तक की ज़मीन बताई गई है। इंटरनेट आर्काइवल पर आपको हर्ज़ल की पूरी डायरी मिल जाएगी, हमने चेक की है। हर्ज़ल ने अपनी जीते जी यहूदी रियासत बनाने की बहुत कोशिश की लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जुलाई 1904 में उनकी मौत हो जाती है। उनकी मौत के 10 साल बाद पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ और 1918 तक ब्रिटेन ने ऑटोमन्स को पूरी तरह हरा दिया था और पहला विश्व युद्ध खत्म हो गया था। पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ तो विजेता देशों के बीच हारे देशों की ज़मीन का बंटवारा हुआ। फ़िलिस्तीन का मैंडेट मिला ब्रिटेन को, अंग्रेज़ों को। जेरूसलम बनी फ़िलिस्तीन की राजधानी और ये वही दौर था जब यूरोप में यहूदियों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा था। सबसे ज़्यादा जो यहूदी मारे जा रहे थे वो जर्मनी में मारे जा रहे थे, हिटलर ने उनके साथ किया, हम सब जानते हैं। 60 लाख से ज़्यादा यहूदियों की हत्या करवाई। वो जो बच गए थे, जो बचे कुचे लोग थे, वो जान बचाकर भागे और बड़ी संख्या में एक बार फिर ये लोग फ़िलिस्तीन आए। ब्रिटेन की सरकार ने भी इन्हें इस इलाके में बसाने में बहुत मदद की थी, हिस्टोरिकल एविडेंस मौजूद है। इसी दौर में यहूदियों ने फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर कब्ज़ा करना भी शुरू कर दिया, मतलब वो ज़मीन खरीदते भी और कब्ज़ा भी करते। फिर जब इस इलाके में यहूदियों की संख्या बढ़ने लगी तो अरब थोड़ा असहज हुए, नाराज़ हुए। उन्हें लगा कि हमारी ज़मीन पर अतिक्रमण हो रहा है। यहूदियों और मुसलमानों के बीच फिर दंगे शुरू हो गए। ब्रिटेन से अब ये मामला संभल नहीं रहा था तो उसने बोला कि इसको भेज दिया जाए यूएन में और उसने यूएन में ये मामला भेज दिया। फिर 1947 में यूएन ने फ़िलिस्तीन पार्टीशन प्लान की पेशकश की और इसे पास भी करवा दिया गया उसी साल, जहाँ पहली बार 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात कही गई। यूएन के मुताबिक 45% ज़मीन इजराइल के लिए दी गई थी और 55% ज़मीन थी वो फ़िलिस्तीन के लिए दी गई थी, उसमें फ़िलिस्तीन बनना तय था। यहूदी नेताओं ने तो इसको तुरंत मान लिया क्योंकि उनके लिए तो एक देश बन के तैयार हो रहा था, मगर अरब देशों ने इसके लिए नाराज़गी जाहिर की, वो राज़ी नहीं हुए। अब यहूदियों को इंटरनेशनल सपोर्ट की ज़रूरत थी। अगर एक देश बनाना था, एक ही चारा बचा था उनके पास, तो वो गए अमेरिका के पास। शुरुआत में अमेरिका ने समर्थन नहीं दिया लेकिन एक वक्त के बाद अमेरिका इसके लिए राज़ी हो गया और फिर ना केवल राज़ी हुआ बल्कि इसराइल के लिए उसने बाद में लॉबिंग भी की, दूसरे देश को मनाया कि आप इसराइल को मान्यता दीजिए। फिर 14 मई 1948 को डेविड बेन गुरियन ने इसराइल की आज़ादी की घोषणा कर दी, ऐलान कर दिया और 15 मई को ब्रिटेन का मैंडेट ख़त्म हो गया। अब उसे इस चिकल्लस में पड़ना ही नहीं था, इसलिए वो इलाके को छोड़कर वहाँ से भाग गया, वहाँ से खिसक लिया। अब सीधी लड़ाई हुई यहूदी और मुसलमानों के बीच। इसराइल के बनते ही अरब देशों ने इसराइल पर हमला कर दिया। ये पहले अरब इसराइल युद्ध की शुरुआत थी। इसमें इसराइल ने अरब देशों को हरा दिया। कैसे? इसकी एक वजह आधुनिक हथियार से जुड़ी हुई थी। हुआ ये था कि दूसरे विश्व युद्ध तक दुनिया भर में बहुत ज़्यादा हथियारों का प्रोडक्शन हुआ था और अब 1945 में दूसरा विश्व युद्ध तो ख़त्म हो चुका था, मतलब इसराइल बनने के 2-3 साल पहले। तो ये हथियार कोई काम के रह नहीं गए थे, इनकी कीमतें भी घट गई थी। तो कुछ इस्राएली नेताओं और उनके कुछ ही गिरोहों ने सस्ते दामों में ये हथियार ख़रीद लिए और अरबों के ख़िलाफ़ इनका इस्तेमाल किया और इसलिए इसराइल ये लड़ाई जीत पाया। मतलब एक बड़ी वजह ये भी थी। फिर ये जब वो लड़ाई जीत गया तो उसने यूएन के प्लान में जो फ़िलिस्तीन को ज़मीन मिली गई थी उस पर भी बहुत ज़्यादा कब्ज़ा कर दिया, अपना कब्ज़ा और आगे बढ़ा लिया और लाखों फ़िलिस्तीनियों को उनके घर से निकाला गया। हज़ारों की हत्याएं हुई, फ़िलिस्तीनियों के गांव उजाड़ दिए गए। फ़िलिस्तीन इसे नकबा का नाम देते हैं। नकबा का शाब्दिक अर्थ होता है, इसके मायने होते हैं प्रलय और क़यामत। इस लड़ाई में यहूदियों ने लगभग 7.5 लाख फ़िलिस्तीनियों को घर से बाहर निकाला था और आज तक ये लोग वापस नहीं आ पाए हैं। ध्यान दीजिएगा, 1948 में ही इसराइल ने अपनी सीमा लांघ ली थी। यूएन प्लान के मुताबिक उसे जितनी ज़मीन दी गई थी इस साल वो उससे भी आगे बढ़ गया था। फिर धीरे धीरे उसने अपना कब्ज़ा बढ़ाया। कैसे? इसको आप 2 मरहलों में, 2 चरणों में समझ सकते हैं। पहला तो है जंग। 1948 के बाद जो दूसरी जंग हुई थी वो 67 में हुई थी, जिसे सेकेंड अरब इसराइल वॉर कहते हैं। इसे फेमस 6 डे वॉर भी कहते हैं क्योंकि कोई 6 दिन तक ये जंग चली थी, इसलिए इसे ये नाम दिया गया है। इसमें हुआ ये था कि इसराइल ने इजिप्ट और सीरिया की हवाई ताकत लगभग ख़त्म कर दी थी। इसराइल इस लड़ाई में भी साबित हुआ था और लड़ाई के बाद इसराइल का कब्ज़ा और बढ़ गया। क्या क्या कब्ज़ा आया था इसराइल ने इस जंग में?
वेस्ट बैंक, गज़ा, सीरिया का गोलन हाइट्स और इजिप्ट का सिनाइन पेनिनसुला। बाद में ये कब्ज़ा जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है उसकी मदद से हटवाया गया, पर गोलन हाइट्स पर कब्ज़ा अब भी बना हुआ है इसराइल का। अमेरिका भी इस कब्ज़े पर मुहर लगा चुका है, बल्कि लास्ट ईयर जब सीरिया फॉल हुआ था तो इसराइल सीरिया के और अंदर घुस चुका था। बहरहाल 67 के बाद अगली बड़ी जो लड़ाई हुई थी वो 1973 में हुई। इसे यौम किपुर वॉर के नाम से जाना जाता है। इस लड़ाई के बाद में भी इसराइल ने अपना कब्ज़ा बढ़ाया था, तो ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा तरीका था इजरायली कब्ज़ा बढ़ाने का, वो था सेटलमेंट्स, इलीगल सेटलमेंट्स। इसराइल अपने क़याम से ही इलीगल सेटलमेंट्स बढ़ा रहा है, बना रहा है, यानी अवैध बस्तियाँ। ये बस्तियाँ फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर कब्ज़ा करके बनाई जाती हैं, फिर उन्हें मेन रोड से जोड़ दिया जाता है, जिससे ज़रूरत का सामान बस यहूदियों की बस्तियों तक पहुंचता है और फ़िलिस्तीनियों की बस्तियों में ज़रूरत का सामान धीरे धीरे पहुंचने से रोका जाता है, जिससे यहाँ जो फ़िलिस्तीनी बसें हैं वो इलाका खाली करके चले जाते हैं। तो ये एक सोची समझी साजिश के तहत किया जाता है। मौजूदा समय में फ़िलिस्तीनी इलाकों में 200 से ज़्यादा सेटलमेंट्स यानी अवैध यहूदी बस्तियां हैं, जिनमें 7.5 लाख से ज़्यादा यहूदी रहते हैं। ये बस्तियां सबसे ज़्यादा वेस्ट बैंक में हैं और इन बस्तियों को हम बार बार अवैध बस्तियां इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और यूएन भी इसे नहीं मानता है, इसे मान्यता नहीं देता और वो भी इन्हें अवैध कहता है। तो आपने अब तक समझा कि इसराइल कैसे बना, उसने कैसे फ़िलिस्तीन के इलाकों पर अपना कब्ज़ा किया और कब्ज़ा मजीद धीरे धीरे आगे बढ़ाया। इसराइल के बढ़ते कब्ज़े और ग्रेटर इसराइल की थ्योरी के चलते हमास और इस्लामिक जिहाद जैसी तंजीमें भी फ़िलिस्तीन में धीरे धीरे बनने शुरू हुई। एक समय हमास पूरे इसराइल के ख़ात्मे की बात किया करता था, यहूदियों की हत्याओं को जायज़ ठहराता था, लेकिन अब उसने अपने चार्टर में बदलाव कर लिए हैं। वो अब ये बात मान गया है कि 1967 की बॉर्डर के मुताबिक फ़िलिस्तीन बनाया जा सकता है, 2 स्टेट सॉल्यूशन हो सकता है। अगस्त 2025 में ये वीडियो शूट हो रहा है। आज इसराइली कब्ज़ा कहाँ कहाँ पर है, एक नज़र हम डाल लेते हैं। अगस्त के पहले हफ्ते में नेतन्याहू ने कहा है कि वो गज़ा पर भी पूरा कब्ज़ा करने का प्लान बना रहे हैं और कब्ज़ा करेंगे। जुलाई 2025 में ही इसराइली संसद में एक बिल पास हुआ, जिसके बाद इसराइल ने खुद को वेस्ट बैंक पर कब्ज़े की मंजूरी दे दी है। मतलब अब वो वेस्ट बैंक पर भी कब्ज़ा करेगा, इसका पूरा प्लान इसराइल ने बना लिया है। 67 की जंग के बाद से ही सीरिया के गोलन हाइट्स पर इसराइलियों का कब्ज़ा बना हुआ है और जैसा हमने कुछ देर पहले बताया था कि दिसंबर 2024 में जब बशर अल-असद गए थे सत्ता से, तो उसके बाद इसराइली आर्मी और अंदर घुस चुकी है और उसने अपनी घुसपैठ बढ़ा ली है। इस पूरी बहस में एक और अहम बात जो बताना ज़रूरी है, मतलब ये सवाल उठता है जब हम इस ग्रेटर इसराइल की थ्योरी के बारे में सोचते हैं और इस प्रॉमिस लैंड के बारे में सोचते हैं, तो एक सवाल ये उठता है कि इसका केंद्र इसी ज़मीन को क्यों बनाया गया। तो इसका जवाब एक धार्मिक रीज़न से जुड़ा हुआ है। इस इलाके से मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों तीनों धर्मों की मान्यताएँ, तीनों धर्म के लोगों की मान्यताएँ जुड़ी हुई हैं और इस इलाके का नाम है जेरूसलम। यहाँ मुसलमानों की तीसरी सबसे पवित्र जगह मस्जिद अल-अक्सा है। एक वक्त था जब मुसलमान इस मस्जिद की तरफ सर झुकाकर नमाज अदा किया करते थे। मान्यता ये भी है कि इसी जगह से पैगंबर मोहम्मद ने मेराज का सफ़र किया था, मतलब 7 आसमानों का सफ़र किया था और वो अल्लाह से मिले थे। ये मेराज का सफ़र था। यहीं पर यहूदियों का टूटा हुआ मंदिर भी है, जिसे फिर से वो बनाने का ख्वाब देखते हैं। 2 बार ही मंदिर अब तक तोड़ा जा चुका है, जिसे सबसे पहले बनवाया था किंग सोलोमन ने। ईसाइयों का भी एक पवित्र चर्च इसी जगह मौजूद है। उनकी मान्यता है कि जीसस क्राइस्ट इसी जगह प्रकट हुए थे। एकदम ब्रीफ में इस इलाके का थोड़ा सा इतिहास बता देते हैं इस जगह का। ईसा के तकरीबन 1000 साल पहले किंग सोलोमन हुए। उन्होंने जेरूसलम में एक मंदिर बनवाया। यहूदी मानते हैं कि मंदिर उस जगह है जहाँ पैगंबर इब्राहिम ने अपने बेटे की कुर्बानी देने की ठानी थी। फिर किंग सोलोमन को इस्लाम में एक पैगंबर का भी दर्जा मिला हुआ है। मुसलमान मानते हैं कि पैगंबर सुलेमान के पास जिन्नों को कंट्रोल करने की ताकत थी और उन्हीं की मदद से उन्होंने मस्जिद अल-अक्सा बनवाई थी। बेबीलोन की राजा नेबुकदनेज़र ने ये जो टेंपल था, फर्स्ट टेंपल जो किंग सोलोमन ने बनवाया था यहूदियों के मुताबिक, वो तोड़ दिया। फिर 516 ईसा पूर्व में यहूदियों ने दोबारा इस जगह पर एक और मंदिर बनवाया जो कहलाया सेकंड टेंपल। ये टेंपल करीब 600 सालों तक वजूद में रहा। फिर सन 70 में रोमन्स ने इसे फिर तोड़ दिया। इस मंदिर की एक दीवार आज भी वहाँ पे मौजूद है जिसे कहते हैं वेस्टर्न वॉल, और यहीं पर यहूदी आज भी इबादत करते हैं। वो आप फ़ोटो आपने देखी होगी कि एक दीवार की तरफ मुँह करके यहूदी इबादत करते हैं, और अमेरिका के कई सारे राष्ट्रपतियों को भी आपने वहाँ इबादत करते हुए, विज़िट करते हुए देखा होगा।
पैगंबर मोहम्मद की वफ़ात के 4 साल यानी उनकी दुनिया से जाने के 4 साल बाद मुसलमानों ने जेरूसलम पर कब्ज़ा कर लिया और तब यहाँ बैजेंटाइन साम्राज्य का शासन हुआ करता था। फिर मुसलमानों ने आगे चलकर वहाँ मस्जिदुल अक्सा की बिल्डिंग को फिर से खड़ा किया, मतलब उसे भव्य रूप दिया और इसी मस्जिदुल अक्सा की जो बिल्डिंग है उसके सामने एक सुनहरे गुंबद वाली इस्लामिक इमारत बनाई गई है, जिसे हम कहते हैं डोम ऑफ द रॉक, इसी नाम से ये जानी जाती है। सुनहरे गुंबद वाली जो बिल्डिंग है वो मस्जिदुल अक्सा नहीं है, उसके सामने है, तो ये थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है लोगों में। फिर आगे जाकर इस पूरे इलाके के लिए क्रूसेड वॉर भी हुई है, ईसाई और मुसलमानों के बीच बहुत भयंकर लड़ाई हुई है, बहुत खूनरेज़ी हुई है इस इलाके के लिए। फिर 1948 आ गया और जिसकी कहानी, उसके बाद की कहानी हम आपको बता ही चुके हैं कि कैसे इसराइल तस्वुर में आया और इसराइल एक स्टेट के रूप में बना। वापस लौटते हैं अपने मेन टॉपिक पर जो है ग्रेटर इसराइल। हमने आपको इससे जुड़े कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज शुरू में दिखाए और धार्मिक मान्यताएं भी बताई इससे जुड़ी हुई। अब जानते हैं कि हालिया समय में इसका जिक्र कब कब और किस किस तरह मिला हुआ है। 4 उदाहरण आपको देते हैं। नंबर 1, जनवरी 2025 में इसराइल के अरबी एक्स, जो पहले ट्विटर हुआ करता था, उस अकाउंट से इस तथाकथित ग्रेटर इसराइल का मैप शेयर किया गया था। हमने चेक भी किया है कि ये अकाउंट असली है, मतलब वाकई असली है, ग्रे कलर का टिक भी लगा हुआ है इसमें। तो इस अकाउंट से इसराइल का जो नक्शा शेयर किया गया था वो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें इसराइल के आसपास के देशों को भी उसी का इलाका दिखा दिया गया था। नंबर 2, जनवरी 2024 में ही इसराइली सैनिकों की एक वर्दी की फ़ोटो वायरल हुई थी। इसमें भी इसी तथाकथित ग्रेटर इसराइल का नक्शा बना हुआ था। अरब देशों की मीडिया में ये खबर कवर हुई है, विशेष रूप से अरब देशों की मीडिया में। पर जब इस बात की आलोचना होने लगी तो इसराइली आर्मी की मुखिया ने ये ऑर्डर दिया था उस समय और बोला था कि इस तरह की जो वर्दी है वो प्रतिबंधित की जाए जिसमें ग्रेटर इसराइल या कोई भी धार्मिक निशान बना हो। फिर इसराइल के नेता, वहाँ के मंत्री आए दिन ग्रेटर इसराइल बनाने की बात तो करते रहते हैं। और तीसरे एग्जाम्पल की तरफ हम बढ़ते हैं। इसराइल में एक पॉलिटिकल पार्टी है, नाम है जिसका बाइबल ब्लॉक पार्टी। इसके नेता हैं एवी लिप्किन। वो ग्रेटर इसराइल के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। उनका साल 2024 का एक वीडियो बड़ा चर्चा में रहता है, अब भी चर्चा में रहता है, जिसमें वो कहते सुने जा सकते हैं कि हमारे देश की जो बॉर्डर है वो लेबनान से ग्रेट डेजर्ट तक जो सऊदी अरब में है और फिर भूमध्य सागर से फरात नदी तक फैली हुई है। वही जो धार्मिक किताबों में जो रेफरेंसेस दिए गए हैं वही बातें। वीडियो में आगे वो ये भी कहते हैं कि फरात नदी के दूसरी तरफ कौन लोग हैं, ये तो कुर्द हैं और कुर्द हमारे दोस्त हैं। लेबनान भी हमारा हिस्सा बनेगा। इसे तो असल में इसराइल की छत्र छाया की ही ज़रूरत है, उसकी सुरक्षा की ज़रूरत है। वो ये भी कहते हैं कि उनका देश एक दिन मक्का और मदीना और माउंट सिनाई पर कब्ज़ा कर लेगा और इन जगहों को प्योरीफाई करेंगे, उनका दावा है ये। चौथे उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। मार्च 2023 में इसराइल के फाइनेंस मिनिस्टर बेज़लेल स्मोट्रिच फ्रांस पहुंचे थे और उन्होंने वहाँ पे एक भाषण दिया था और वो भाषण जिस पोडियम में खड़े होकर दे रहे थे उसके सामने भी, उस पोडियम में भी इसी तथाकथित ग्रेटर इसराइल का मैप बना हुआ था। जब भी ऐसा कुछ होता है तो अरब देशों के विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बयान आ जाता है, उसकी मजम्मत कर दी जाती है, आलोचना कर दी जाती है और बात दब जाती है। ये बात सच है कि इसराइली नेता और उसके मंत्री ग्रेटर इसराइल की थ्योरी को, इस बात को हवा देते हैं। ये बात भी सच है कि नेतन्याहू यूएन पहुंचकर एक नए मिडिल ईस्ट का नक्शा पेश करते हैं जिसमें फ़िलिस्तीन का कोई नाम ही नहीं है, इसकी ज़मीन का कोई चर्चा ही नहीं है। पर ग्रेटर इसराइल जैसी बात इसराइली सरकार ने कभी भी अपनी सरकार की नीति में शामिल नहीं की है, ये बात भी एक हकीकत है। पर एक हकीकत ये भी है कि इसराइल ने फ़िलिस्तीन की ज़्यादातर ज़मीन पर कब्ज़ा किया हुआ है और जो बची कुची उसकी ज़मीन है उस पर भी वो कब्ज़े का प्लान बनाए रखा है, वो मंसूबा रखता है। हमने आपको थ्योरीज़ बताई हैं, कुछ तथ्य बताए हैं और उसका इतिहास बताया है। अब आप अपने विवेक से फैसला करें और इस मुद्दे पर अपना ओपिनियन बनाएं। जो सोचते हैं वो हमें कमेंट कर भी ज़रूर बताएं और ये भी बताएं कि ये पेशकश कैसी लगी। अब अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा लेता हूँ। मेरा नाम साजिद है और आप देख रहे हैं खबरगांव।